चलिए बच्चों, तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2 में एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर चल रहा है। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कवर कर लिया है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखेंगे और उसके बाद प्रिपरेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो कॉपी कलम लेकर बैठेंगे। सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, नोट डाउन भी करते जाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, हेडिंग दीजिए पहले आईयूपीएसी, आईयूपैक ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आईयूपीएसी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? COOH, यानी ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन पहले से लगा हुआ है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये ऐसे नहीं खुलेगा, है ना। ऐसे अगर खुलेगा तो दिक्कत ये है कि कार्बन यहाँ 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो जब भी कभी इसको खोलना है तो इसको इस प्रकार से खोला जाता है, सो दैट कार्बन 4 बॉन्ड बना ले और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाए। तो COOH को ऐसे कभी नहीं खोला जाता है, ऐसे खोला जाता है। ठीक है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड को कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं। अब जो तरीका एल्डिहाइड के लिए था, सेम तरीका इसमें भी अप्लाई होगा। जो कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई किए थे, सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल, छोटा सवाल शुरू करते हैं। HCOOH ये एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और एक कार्बन को हम लोग मिथ कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मीथेन। देखिए, अगर सिर्फ मीथेन लिखना होता तो एन के बाद ई लगाते, बट कार्बोक्सिलिक लगाना है तो कार्बोक्सिलिक के लिए OIC लिखते हैं लास्ट में, इसीलिए एल्केन का ई नहीं लगाएंगे, अदरवाइज एक साथ 2 वॉवेल आ जाएंगे, है ना। तो जब भी कभी फंक्शनल ग्रुप का AEIOU आ जाए तो एल्केन का ई लास्ट में नहीं लगाना है। ठीक है, अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो एक कार्बन को जैसे आईयूपीएसी में मिथ कहते हैं, वैसे कॉमन में फॉर्म कहा जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, अच्छा, कार्बन की संख्या बढ़ा दें, CH3COOH कर दें, तो ये 2 कार्बन है, इसलिए 2 कार्बन को क्या कहा जाएगा? इथ, यानी इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन को हम लोग एसिड कहते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। इस नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा फेमस है। इसी को हम लोग विनेगर भी कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग फास्ट फूड बनाने में, खट्टे पदार्थ बनाने में, दूध से पनीर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कार्बन चेन थोड़ा और इस प्रकार से टिल्ट कर दें, ट्विस्ट कर दें, CH3COOH, मान लीजिए यहाँ COOH हम लगा दिए, तो ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन ऐसे नहीं बनेगा। ये क्या है? अमिताभ बच्चन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो इस कार्बन को पेरेंट चेन में जरूर से जरूर इंक्लूड करना है, चाहे चेन छोटा ही क्यों ना हो जाए, बट ये हमेशा पेरेंट चेन का हिस्सा बनेगा और इसीलिए इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना ही करना है। इसीलिए 3 कार्बन का चेन या तो ऐसे बनेगा, 3 कार्बन का चेन या तो ऐसे बनेगा, परंतु 3 कार्बन का चेन ऐसे सीधा सीधा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर सीधा सीधा चेन बनाएंगे तो ये छूट जाएगा। तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको इंक्लूड करना ही करना है पेरेंट चेन में। और इसीलिए 3 कार्बन का पेरेंट चेन या तो ऐसे या तो ऐसे। सपोज हमने ऐसे ले लिया 3 कार्बन का पेरेंट चेन, तो जो इस चेन में हिस्सा नहीं बन पाया, चेन का पार्ट नहीं बन पाया, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। ठीक है, अब ये एक कार्बन का ब्रांच है तो इसको मिथाइल कहेंगे। कौन सा ब्रांच कहेंगे? मिथाइल। अल्काइल कहते हैं ब्रांच को। नाम लिखने का तरीका होता है BPF, यानी पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, उसके बाद पेरेंट चेन का, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाता है हमेशा। तो अब हमको काउंटिंग स्टार्ट करना है इस पेरेंट चेन के कार्बन का, उधर से काउंटिंग करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट आए। और यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं है कि किधर से काउंट करना है। जब ये अमिताभ बच्चन यहाँ खड़ा है तो लाइन यहीं से शुरू होगा, इसका मतलब काउंटिंग इसी कार्बन से होगा, 1 2 और 3। सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ब्रांच लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल। अल्फ़ाबेट और डिजिट के बीच में डैश लगाया जाता है,
2 मिथाइल ब्रांच था। 2 मिथाइल का मतलब 2 बार मिथाइल नहीं, 2 मिथाइल का मतलब है सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ब्रांच लगा हुआ है। 2 मिथाइल और 3 कार्बन का चेन है, तो 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एल्केन भी लगाएंगे, एन के बाद ई नहीं लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है इसलिए ओइक एसिड लिखेंगे। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया एक कंपाउंड, ये हो गया दूसरा कंपाउंड, ये हो गया और तीसरा कंपाउंड आपके पास यह हो गया। ये 3 कंपाउंड हैं। इसी प्रकार से एक और कंपाउंड लेते हैं। सपोज आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है HOOCCOOH, तो इसमें परेशान नहीं होना है यार, इसमें तो कोई पेरेंट चेन दिख ही नहीं रहा है। दिख रहा है, मैंने क्या कहा कि ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये पेरेंट चेन में हिस्सा बनेगा ही बनेगा। इसका मतलब ये 2 कार्बन का पेरेंट चेन बन रहा है, तो 2 कार्बन का चेन है इसलिए इसको बोलेंगे इथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन, एन के बाद ई लगाएंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाई OIC डाइओइक एसिड। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था एक साथ 2 वॉवेल नहीं आना है, तो OI तो आ रहा है, IO तो आ रहा है, एल्केन का ई और फंक्शनल ग्रुप का AEIOU कभी एक साथ नहीं आएगा, जोड़ते समय नहीं आएगा। तो इथेन, अब यहाँ पे ई सर आपने लगा दिया, इसलिए लगा दिया क्योंकि सर ने यहाँ पर डाई ट्राई टेट्रा जैसा प्रीफिक्स अप्लाई किया है। तो जब भी कभी डाई ट्राई टेट्रा लगा हो तो ई लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट OIC लिखा रहता तो ई और O एक साथ नहीं आता। डाई लिखा है इसलिए ई लगाना है, ट्राई लिखा है इसलिए ई लगाना है, समझ गए। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओइक एसिड। क्लियर है, नोट डाउन करिए यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मान लेते हैं एक सवाल है आपके पास HOOC CH2 CH CH2 COOH COOH, ये एक कंपाउंड आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका नाम क्या होगा। आप ट्राई कर सकते हैं। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो ये देख सकते हैं। अगर उनको लग रहा होगा कि 1 2 3 4 5 का चेन बन रहा है, 1 2 3 4 का चेन बन रहा है, तो बिल्कुल गलत है। ना तो 5 का चेन यहाँ बनेगा और ना ही 4 का चेन बनेगा। यहाँ पर तो सिर्फ 3 कार्बन का ही पेरेंट चेन बन रहा है। क्यों 3 कार्बन का बन रहा है? तो सिर्फ ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन बन रहा है। ये पूरा का पूरा 5 का आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर पूरा 5 बनाएंगे, अगर ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अगर आप पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं और इसको भी कर लेते हैं तो ये छूट जाता है। अगर कंसीडर करना है तो फिर तीनों को एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करिए, और छोड़ना है तो फिर तीनों को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं किसी एक को करेंगे किसी एक को नहीं करेंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। मेरे 3 स्टूडेंट हैं, तीनों को मैं अपने घर लेके जाऊंगा, बोलो चलो चाय पिलाऊंगा। एक को मैं मग में दे दूं चाय पीने के लिए, एक को मैं कप में दे दूं, एक को कटोरा में दे दूं, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। जब तीनों मेरे ही स्टूडेंट हैं तो तीनों को एक साथ व्यवहार करना चाहिए। अलग अलग व्यवहार करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसी प्रकार से अगर आपको शामिल करना है तो तीनों को करिए, और अगर छोड़ना है तो फिर तीनों को छोड़िए। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसे सिचुएशन में आप फंस जाते हैं कि कोई भी सरकमस्टांस ऐसा आता है जो आपको कंपेल्ड करता है, विवश कर देता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि आप इस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना है? आपको पनिशमेंट यानी कि फाइन के रूप में कार्ब शब्द का इस्तेमाल करना है। नहीं समझे? जैसे अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो 3 कार्बन का अगर पेरेंट चेन हमने लिया है तो इसका नाम, अगर कोई बच्चा इथेन 1 2 3 ट्राई और उसके बाद OIC ओइक एसिड लिख देगा तो ये गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा सर? क्योंकि आपने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया है। ये जो 3 कार्बन का चेन है इसमें तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो फिर आपने OIC कैसे लगा दिया? तो जब कभी आप इसको अगर आप पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर पाते हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी रही हो, अगर नहीं इंक्लूड करते हैं तो कार्ब शब्द लगाना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम हो जाएगा इथेन। अरे इथेन क्यों लिख रहा हूं? प्रोपेन होना चाहिए। 3 कार्बन का चेन है, यहां पर अगर प्रोपेन लिखा हुआ है तो भी गलत माना जाएगा। वो ये मत सोचना कि अच्छा यहां सर लिख दी, अगर ये प्रोपेन भी लिखा रहता ना
तब भी ये गलत हो जाता। 3 कार्बन का चेन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3। अल्फाबेट और डिजिट के बीच में डैश लगता है, 2 डिजिट के बीच में कॉमा लगता है, तो प्रोपेन 1 2 3 3 बार है इसलिए ट्राई, और उसके बाद कार्ब लगाएंगे और इसको पूरा लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको पूरा लिखेंगे ऐसे। कार्ब लगाना यहाँ जरूरी है क्योंकि आपने इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला सवाल आपके पास है, मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास CH3 CH CH2 COOH, ये एक कंपाउंड दिया गया है और यहाँ पर OH लगा हुआ है। अब इस कंपाउंड में आप देखेंगे कि इसमें आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा होगा। एक तो आपको अल्कोहल भी दिखाई दे रहा होगा, है ना, यहाँ पर आपको अल्कोहल दिख रहा है, इसमें अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और यहाँ पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। जब इस तरह का सिचुएशन आ जाए, जब एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, तो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है इसकी प्रायोरिटी थोड़ी देर के लिए समझिए कि ज़्यादा होता है, और ये अल्कोहल जो है इसकी प्राथमिकता जो है, इसकी प्रायोरिटी जो है वो कम होती है, लेस प्रायर। प्रायर लिखा हुआ है PRIOR, प्रायर मतलब प्राथमिकता, प्रायोरिटी, और इसीलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? सो एक्ट एज ब्रांच। लेस प्रायर, सो एक्ट एज ब्रांच। जब एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हों तो जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा वो फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और जो उससे कमजोर होगा, जो उससे लेस प्रायर फंक्शनल ग्रुप होगा, वो ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। ये चीज़ हमने एल्डिहाइड में भी देखा था, और आपको बताया गया था कि अल्कोहल जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो अल्कोहल का उच्चारण OL नहीं, अल्कोहल का उच्चारण हाइड्रोक्सी हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोक्सी हो जाता है। और यहाँ पर ये अल्कोहल एज अ ब्रांच बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? एज अ ब्रांच। और ये एक फंक्शनल ग्रुप जो है ये फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अब जब नाम लिखना है तो नाम लिखते समय BPF यानी पहले ब्रांच को लिखेंगे, फिर पेरेंट चेन को लिखेंगे और फिर फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। BPF पहले ब्रांच। अब काउंटिंग किधर से करें? कितने कार्बन का चेन है? तो 4 कार्बन का चेन है, और अमिताभ बच्चन यहाँ है तो गिनती तो यहीं से होगा 1 2 3 4। सिर्फ पेरेंट चेन के कार्बन को काउंट किया जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हमको नाम लिखना है तो सबसे पहले ब्रांच कहाँ पे है? 3 नंबर पर। कौन सा ब्रांच है? हाइड्रोक्सी। तो 3 और डैश लगाएंगे और लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी, 3 पर अल्कोहल ब्रांच है और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा 1 नंबर पर होता है तो 1 लिखकर दिखाने का जरूरत नहीं है, सबको पता है कि वो जहां होगा गिनती वहीं से शुरू हो रहा होगा, इसलिए ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है। सर आप यहाँ कार्ब नहीं लगाए, सर कार्ब क्यों लगाएंगे? कार्ब तब लगाते हैं ना जब इसको पेरेंट चेन में शामिल नहीं करते हैं। अगर ये 3 कार्बन का हम चेन लिखते, प्रोपेन लिखते, तब ना कार्ब लगाते। हमने तो इसको पेरेंट चेन में शामिल कर लिया है ना, तो फिर कार्ब क्यों लगाएंगे? कार्ब तब लगाते हैं जब उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, तब ना फाइन भरते हैं, तब ना पनिशमेंट मिलता है। जब टाइम पे हम काम कर दिए तो फिर फाइन और पनिशमेंट का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल OH, तो परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आप जो ब्रांच देख, यहाँ पर भी आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है। 2 फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप देखिए कार्बोनिल के दोनों तरफ कार्बन है, इसका मतलब यहाँ कीटोन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है। तो जब एक ही कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राथमिकता सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर कीटोन जो है वो ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, और कीटोन जब ब्रांच की तरह बिहेव करेगा तो उसको ऑक्सो बोला जाता है। ONE ऑन नहीं बोलेंगे। कीटोन जब फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करता है तब ONE का इस्तेमाल करते हैं लास्ट में। अगर वो कीटोन बीच में आ रहा है, ब्रांच की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको कीटोन नहीं बोलना है, ऑन नहीं बोलना है, ऑक्सो बोलना है। तो यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो, और 4 कार्बन का चेन है इसलिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, एल्केन एल्किन एल्काइन वो भी तो दिखेगा ना। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है इसलिए OIC ओइक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। 3 ऑक्सो ब्यूटेन ओइक, OIC लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, OIC ब्यूटेनोइक एसिड। नोट डाउन करिए।
चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस COOH, ये एक कंपाउंड दे दिया और आपको इसका नाम लिखने के लिए बोला गया, तो परेशान नहीं होना है। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको कुछ बच्चे तो समझ नहीं पाते हैं और छोटा सा सवाल में फंस जाते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे एक्सपैंड करते हैं। अरे भाई ऐसे क्यों एक्सपैंड कर रहे हो, ऐसे करने से क्या क्या गलती आ जाएगी। देखो तो क्या गलती देखने को मिल रहा है, आपका दिल गवाही दे रहा है। देखो तो यहाँ पर कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना चाहिए था, क्या कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा है, एक बायां एक दाहिना और एक हाइड्रोजन, 3 ही बॉन्ड तो बना रखा है। यहाँ पर कार्बन को 4 बनाना चाहिए था, 4 बना रखा है, यहाँ तो 5 बना लिया है, एक लेफ्ट एक राइट और 3 हाइड्रोजन के साथ। तो कहीं हाइड्रोजन 4 बना रहा है, कहीं 5 बना रहा है, कहीं 3 बना रहा है। तो CH3 ट्वाइस लिखा है, इसका मतलब 2 बार ऐसे एक्सपैंड नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। तो कैसे करना है सर, यहाँ से शुरू नहीं करना है, जो कार्बन पे स्टार लगा हुआ है यहाँ से शुरू करना है CH, और ये जो CH3 2 बार ट्वाइस लिखा हुआ है तो एक बार नीचे एक बार ऊपर या एक बार कहीं भी इसी कार्बन से कनेक्ट करना है। ये स्टार वाला कार्बन है, स्टार वाला कार्बन, और इससे CH3 2 बार लगा है, तो एक बार इधर एक बार नीचे, या आप एक बार ऊपर एक बार नीचे कहीं भी लगा सकते थे। और उसके बाद फिर लगा हुआ है COOH। अब आपको इसको इस तरीके से पहले खोलना है। अब जैसे ही इसको खोलेंगे तो आपका देखने का नजरिया बदल जाएगा। अब ये आपको कितने कार्बन का पेरेंट चेन दिख रहा है, सीधा सीधा देखिए, 1 2 3 सब 4 बॉन्ड बना रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये 3 कार्बन का पेरेंट चेन या तो ऐसे आ सकते हैं या सीधा सीधा जा सकते हैं। तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन ये बनेगा और ये ब्रांच बन जाएगा। काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3, तो 2 नंबर पर मिथाइल ब्रांच है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। और 3 कार्बन का चेन है इसलिए प्रोपेन। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें हम उसको काउंट किए हैं, कंसीडर किए हैं पेरेंट चेन में, इसलिए कार्ब नहीं लगाएंगे और सीधा सीधा इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो। अब इसी प्रकार से मान लेते हैं कंपाउंड है आपके पास, ये मान लीजिए यहाँ पर आपके पास इस प्रकार से है, तो इसको देखकर पैनिक नहीं होना है। अभी सर ने क्या कहा कि उसको जरूर से जरूर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तो फाइन भरिए, कार्ब लगाइए। तो ये साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो में कभी भी आप उसको चाह करके भी पेरेंट चेन में शामिल नहीं कर सकते हैं, ये साइक्लोपेंटेन ही पेरेंट चेन रहेगा, ये चाह करके भी इसके अंदर ये शामिल नहीं हो सकता है। तो जब भी कभी साइक्लो कंपाउंड हो, बेंजीन हो, है ना, इस प्रकार का सिचुएशन में फंस जाएं तो फिर कार्ब लगाकर इसको बैलेंस करना चाहिए। इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, सिर्फ पेरेंट चेन है, साइक्लोपेंटेन। एन के बाद ई लगाना है सर, हाँ लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखने वाले हैं, ओइक एसिड नहीं लिखने वाले हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में COOH लगा हुआ है तो इसका नाम होगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। अगर बेंजीन में एक बार कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है तो ये कार्ब माफ रहता है, आप इसको डायरेक्ट बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। अगर एक बार बेंजीन रिंग में कार्बोक्सिलिक लगा हुआ है तो आप अगर कार्ब लगाएंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं, ये हो गया बेंजोइक एसिड। आप कार्ब लगाएंगे तब भी चलेगा, नहीं लगाएंगे बेंजीन में तब भी चलेगा, अगर एक बार लगा है तब, ठीक है। लेकिन अगर साइक्लोपेंटेन में एक बार भी लगा है तो आपको कार्ब लगाना पड़ेगा। देखो कार्ब यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो गलत, खाली बेंजीन में माफ है बस। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, लेकिन अगर इसी बेंजीन रिंग में अगर 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOH हो गया, है ना, COOH 2 बार लगातार मान लीजिए इस प्रकार से हो गया बेंजीन रिंग में, तब इसका नाम क्या हो जाएगा सर, एक बार गलती की माफी होती है, एक ही गलती दोबारा करिएगा तो उसको गलती नहीं कहा जाता है, वो माफी के लायक नहीं होता है, उसको बदतमीजी कहा जाता है। एक बार अगर कोई गलती करता है तो ठीक है, ह्यूमन है, एरर हो सकता है, लेकिन अगर वही गलती मना करने के बाद दोबारा दोहरा रहा है अगर कोई, तो वो गलती नहीं कहा जाता है। अब आप बड़े हो गए हैं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, तो इस बात का ध्यान देना है, एक बार अगर कोई आपको कह दिया कि ये काम नहीं कीजिए, अगर दोबारा वही काम आप करते हैं तो ये गलत बात है, वो माफी के लायक नहीं होता है। एक बार गलती इंसान से हो जाती है, एक बार सबको माफ करना चाहिए, लेकिन कोई मित्र अगर आपको एक बार झूठ बोल दिया, दोबारा अगर झूठ बोल रहा है
तो इसका मतलब उस पर आप कभी भी जीवन में विश्वास ना करें, वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है या दे सकती है। समझ रहे हैं? हाँ। तो ये क्या है? बेंजीन। अब बेंजीन जब लग गया तो इसका मतलब क्या है? इस यहाँ पे कार्ब लगाना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,2 डाई। अगर कोई बच्चा खाली ओइक एसिड लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा प्यारे, ये गलत हो जाएगा। ओइक क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि आपने कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को पेरेंट चेन में शामिल नहीं किया है और फाइन भी नहीं भरे हैं आप। एक बार गलती किए हैं चलो ठीक है, एक बार अगर कंसिडरेबल है, लेकिन अगर एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट कर दिया जाए तो फिर कार्ब लगाना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे कार्ब नहीं लगा है, इसलिए गलत हो गया। अगर हम इसको ऐसे लिखते बेंजीन 1,2 डाई, जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तब ये करेक्ट माना जाता, तब ये क्या होता? करेक्ट। इसी का दूसरा नाम, कॉमन नाम इसका होता है थैलिक एसिड, PHTHALIC। क्या पढ़ते हैं इसको? थैलिक। फथेलिक नहीं पढ़ा जाता है इसको, इसको पढ़ा जाता है थैलिक एसिड पढ़ा जाता है। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड लिख लेंगे हिंदी में भी क्या पढ़ा जाता है, ताकि बोलेंगे उच्चारण भी होना चाहिए, सही बोलेंगे तो सही पढ़ेंगे, सही पढ़ेंगे सही सीखेंगे। थैलिक एसिड है ना, PHTHALIC, थैलिक एसिड। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को थैलिक एसिड से संबोधित किया जाता है। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखिए, फिर आगे बढ़िएगा। ये भी इसका एक नाम है, पर ये कॉमन नेम है ना, थैलिक एसिड इज अ कॉमन नेम। चलो इसी प्रकार से मान लीजिए बेंजीन रिंग पर 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड लगा तो है, पर इस बार पोजीशन बदल गया है। एक बार यहाँ लगा है और एक बार 4 पर लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई। ठीक बोल रहे हैं आप लोग, ठीक सोच रहे हैं आप लोग, जो भी सोच रहे हैं परफेक्ट सोच रहे हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका दूसरा नाम होता है टेरिथैलिक एसिड, टेरिथैलिक एसिड। इसमें टेरी शब्द लग जाता है और इसका नाम हो जाता है टेरिथैलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है। क्या पढ़ते हैं इसको? टेरिथैलिक, टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड है ना। चलो नोट डाउन करिए। हो गया, आगे चलें। अब नोट डाउन करते जाएंगे, सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए अगर बेंजीन रिंग है और इस बार डायरेक्ट न लग करके CH2 बेंजाइलिक कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखना है तो ये 6 कार्बन का होते हुए भी पेरेंट चेन नहीं बन पाएगा, लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन पाएगा, और ये 2 कार्बन का होते हुए भी पेरेंट चेन बन जाएगा। क्यों सर? अभी आपको बताए थे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, वो भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर इसको पेरेंट चेन बना देंगे तो ये ब्रांच बनेगा, और ये कभी भी ब्रांच में नहीं जाता है, ये हमेशा फंक्शनल ग्रुप का पार्ट, पेरेंट चेन का पार्ट रहता है। इसीलिए इसको 1 नंबर देंगे और इसको 2 नंबर देंगे। सर इधर से काउंटिंग क्यों नहीं किए सर? 2 कार्बन का चेन था, ठीक समझ गए, इसलिए 2 कार्बन का चेन था क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, इसीलिए ये वाला पेरेंट चेन बन गया। और ये लॉन्गेस्ट चेन होते हुए भी पेरेंट चेन नहीं बन पाया क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा था। ये तो समझ गए सर, लेकिन काउंटिंग इधर से क्यों किए सर? LHS से क्यों नहीं किए, RHS क्यों किए? तो समझो इसको, इधर से अगर लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग करते तो फर्स्ट कार्बन से ब्रांच मिलता, और अगर RHS से काउंटिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, और वो भी अमिताभ बच्चन। बताया गया कि ये जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगा, डजेंट मैटर क्या है नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है, ये जब आ गया तो काउंटिंग यहीं से होगा। और वैसे भी 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है, इधर से 1 नंबर पर ब्रांच आ रहा है, और यहाँ पर ना बेंजीन जो है वो एक्ट एज ब्रांच, यहाँ पर बेंजीन जो है वो ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। और पता है आपको बताया गया है कि बेंजीन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो इसको क्या कहा जाता है? फेनाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेनाइल। बेंजीन जब ब्रांच की तरह बिहेव करता है तो उसको IUPAC में बेंजाइल नहीं, IUPAC में उसको फेनाइल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं प्यारे? फेनाइल कहते हैं। तो ये कहलाएगा फेनाइल। चलिए, तो अब सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 फेनाइल, यानी सेकेंड कार्बन पर फेनाइल ब्रांच है और 2 कार्बन का चेन है, और उसको आपने पेरेंट चेन में शामिल किया है तो कार्ब लगाने की ज़रूरत नहीं है।
इसका नाम हो जाएगा 2-फेनाइल इथेनोइक एसिड। एक एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट है, इसी पर बेस्ड है। पीएच CH2 बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि पीएच क्या है। तो पीएच बोलते ही समझना चाहिए कि फेनाइल लिखा हुआ है। तो पीएच का मतलब है ये आपका पास बेंजीन रिंग है। इसको अगर एक्सपैंड करें तो ऐसे खोलेंगे, ये बेंजीन रिंग है और इसके साथ लगा हुआ है CH2 COOH। कहीं पे अगर पीएच लिखा हुआ है तो पीएच का मतलब फेनाइल समझना है। क्या समझना है प्यारे? फेनाइल। अब आप समझ ही गए होंगे इसका नाम क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। 3 कार्बन का पेरेंट चेन बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा 3-फेनाइल। और 3 कार्बन का चेन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। 3-फेनाइल प्रोपेनोइक एसिड। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास बेंजीन रिंग है और उसमें COOH लगा हुआ है और यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इसको नाइट्रो कहते हैं। ये ब्रांच की तरह बिहेव करेगा उसके सामने। ये नाइट्रो ब्रांच है, नाइट्रोजन से कनेक्ट कीजिएगा, नाइट्रोजन से। और ये ब्रांच है, नाम कैसे लिखते हैं? BPF, पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। अब इस पॉइंट पे फंक्शनल ग्रुप लगा है और इस पॉइंट पे ब्रांच लगा है। यहाँ पे लगा है फंक्शनल ग्रुप और ये है ब्रांच। तो जिस पॉइंट पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, देखो चाह करके भी यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पेरेंट चेन का हिस्सा थोड़े ना है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। ब्रांच कहाँ कहाँ पर है? 2 पर, 4 पर और 6 पर। 3 बार नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ये इसका ब्रांच हो गया। अब पेरेंट चेन की बात करेंगे तो बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक लगा है, एक बार लगा है तो माफ है, कार्ब लगाने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स वाई वी हैव टू राइट 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एंड बेंजोइक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नोट डाउन करिए। इसी के साथ आप लोगों का कार्बोक्सिलिक एसिड का भी नोमेनक्लेचर ओवर होता है। बाकी एनसीईआरटी में जो सवाल हैं उनको आप ट्राई करेंगे, सब सवाल बनेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे हेडिंग देंगे और पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया हो तो आगे चलेंगे, इजाजत है? चलिए प्यारे, तो अब हेडिंग देंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड शुरू करेंगे पहले। प्रिपरेशन, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? प्रिपरेशन IUPAC ऑफ एल्डिहाइड पढ़ लिया, IUPAC ऑफ कीटोन पढ़ लिए और IUPAC ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया। अब उसके बाद एक एक करके तीनों का प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। एक फ्लेवरिंग एजेंट होता है एल्डिहाइड। अच्छा फ्लेवर, अच्छी खुशबू के लिए एल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO। देखिए कैसे बनेगा। जिस जिस चीज से भी एल्डिहाइड बनाएंगे वही सेम चीज से कीटोन बना के आपको दिखाएंगे। एकदम जब बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस सिर्फ पूरे लेक्चर आप ध्यान से अटेंड करें, है ना। आप सोचिएगा कि 5 मिनट में हम पूरा केमिस्ट्री सीख जाएं। रील्स नहीं है ये। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ वक्त मांगता है, सेक्रीफाइस मांगता है। अगर आप वक्त नहीं देंगे, आप सोचेंगे 2 मिनट में केमिस्ट्री सीख जाएंगे, तो ये आप गलत जगह पर है। मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, यहाँ पर आप धीरे धीरे ही सीखेंगे। जैसे क्लास में पढ़ाता हूँ मैं, वैसे ही यहाँ ही पढ़ाऊँगा। 2 मिनट में रील्स बना दिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, उसके लिए नहीं है ये सीखने के लिए प्लेटफॉर्म है। आप लाइक नहीं करें चलेगा, सब्सक्राइब नहीं करें चलेगा। आप जिस काम के लिए आए वो आप अपना पहले देखिए कि आप जिस काम के लिए आए वो आपका काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप देखो। आप मेरे लिए काम मत कीजिए, अपने लिए काम कीजिए। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड CHO, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले है फ्रॉम एसिड हैलाइड। फ्रॉम एसिड हैलाइड, या इसी को कहते हैं एसाइल हैलाइड। क्या कहते हैं? एसाइल हैलाइड। अब सवाल आता है, आप जानते ही नहीं हैं एसिड हैलाइड क्या होता है, एसाइल हैलाइड क्या होता है। इसी का एक और नाम होता है एसिटाइल हैलाइड। परेशान हो जाएंगे आप।
सब एक ही चीज है, परेशान नहीं होना है। चाहे एसिड हैलाइड बोले, एसाइल हैलाइड बोले, एसिटाइल हैलाइड बोले, सब का मतलब सेम है। और आप जानते हैं, देखिए इसका मतलब क्या है। एसिड मतलब होता है 2 कार्बन, एसिटाइल को तोड़ो, परेशान मत हो। एसिड मतलब होता है 2 कार्बन, क्या होता है 2 कार्बन, 2 कार्बन। याद कीजिए, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, 2 कार्बन। और YL का मतलब है कार्बोनिल ग्रुप। क्या है इसका मतलब, कार्बोनिल ग्रुप। दोनों को मिला दिया गया तो बना एसिटाइल, मतलब कार्बोनिल भी होना चाहिए और उसको मिलाकर 2 कार्बन होना चाहिए, तो ये होता है एसिटाइल ग्रुप। और इसमें लगा हुआ है हैलोजन, तो इसको हम कहते हैं एसिटाइल हैलाइड। CH3, C डबल बॉन्ड O, कोई भी हैलोजन ले लें, क्लोरीन ले लिए तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। ब्रोमीन लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाइल ब्रोमाइड। समझ गए? तो एसिटाइल हैलाइड बोला जाए, चाहे एसाइल हैलाइड बोला जाए, चाहे एसिड हैलाइड बोला जाए, सबका मतलब यही है प्यारे। ये बहुत बार पढ़े हो यार, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हर चैप्टर में आता है दोस्त। ऐसे मुंह बना रहे हो जैसे कभी देखे ही नहीं हो यार। एसिटोफेनॉन बनाते हो हर बार, हर चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हो। अल्काइल ग्रुप जोड़ना रहता है तो CH3Cl लेते हो, असाइल ग्रुप जोड़ना रहता है, ये ग्रुप जोड़ना रहता है तो CH3COCl लेते हो। कितनी दफा तो पढ़े हो यार, नया थोड़े ना पढ़ रहे हैं बालक। इधर देखो, है ना। तो इससे कैसे बनाएंगे ये देखो। अब आपके पास क्या है वो समझो, कॉमन सेंस लगाओ। आपके पास है RC डबल बॉन्ड O Cl, दिमाग लगाओ थोड़ा। और आपके पास है, आपको बनाना क्या है, एल्डिहाइड बनाना है। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप की एक तरफ कार्बन, एक तरफ हाइड्रोजन। R का मतलब कार्बन है, अल्काइल है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। R का मतलब केमिस्ट्री में अल्काइल ग्रुप होता है ना। तो ये आपके पास एसिड हैलाइड है और ये आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है। ये आपके पास है एसिड हैलाइड और ये आपके पास क्या है, एल्डिहाइड। जरा इन दोनों में डिफरेंस देखो, कहाँ फर्क कहाँ पे है, परिवर्तन कहाँ पर है, फिर आपको समझ में आएगा करना क्या चाहिए। रटिए मत, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, अरे क्यों करते हैं वो समझो। ऐसे करते हैं एग्जाम में सब भूल जाओगे, ऐसे करते हैं वो मत समझो। इसको ऐसे किया अच्छा है, इसको ऐसे किया अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। वजह समझिए क्यों किया जाता है, करना क्या है। अगर आपको कन्वर्जन दे दिया, यहां से ये बनाना है, तो डिफरेंस कहाँ है, RCO यहाँ भी है, RCO यहाँ भी है, बस यहाँ क्लोरीन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। यानी आप अगर देखेंगे तो क्या पाएंगे, क्लोरीन को हटाकर हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। और क्लोरीन का हटना, एक बात समझ लीजिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एक बात समझना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की तरह ही किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जैसे हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये सब, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर ये सब भी हट रहा है ऑक्सीजन की तरह, या तो ऑक्सीजन हटे, और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इतना तो पता है ना यार, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में उल्टा कॉन्सेप्ट चलता है, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन हटेगा, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की तरह ही कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जुड़ना, और एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता रखता हो, या ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो एलिमेंट होते हैं, इन सब का हाइड्रोजन की तरह ये सब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। इनके बाहरी कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने वाले को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिडक्शन का ये मतलब है। इसका मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब ये होता है, ये रिडक्शन लिखा हुआ है। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब आप यहां पर देखेंगे क्या हो रहा है, इस एसिड हैलाइड से क्लोरीन हट रहा है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है
और उसके बदले क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अर्थात यहां से अगर ये बनाना है, इसका मतलब भैया रिडक्शन कर देना है। क्या कर देना है, रिडक्शन कर देना है। अब रिडक्शन करना है मतलब आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हमको पता होना चाहिए, बहुत सारा रिड्यूसिंग एजेंट हम आपको रोज बताते हैं, हमेशा बताते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसके पास हाइड्रोजन की भरमार होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है एक हाइड्रोजन प्लस निकिल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब कैटलिस्ट हैं। दूसरा आपको बताया गया है लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरा आपको बताया गया है B2H6 जिसको डाइबोरेन कहते हैं। क्या पढ़ते हैं, डाइबोरेन। इसको क्या पढ़ते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसी प्रकार होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसी प्रकार से क्या होता है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका पूरा नाम क्या है, डी का मतलब डाई, आई का मतलब आइसो, बी का मतलब ब्यूटाइल, एल का मतलब है एल्यूमिनियम और एच का मतलब है हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अलावा और भी होते हैं एक्टिव मेटल प्लस एसिड, ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके रिडक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसका इस्तेमाल किया H2 हाइड्रोजन गैस का, और साथ में कैटलिस्ट डाल दिए निकिल प्लैटिनम पैलेडियम, और इसके साथ ही एक और कैटलिस्ट डालना पड़ेगा, बेरियम सल्फेट भी डालना पड़ेगा। याद रखिएगा, जब भी आप रिडक्शन कर रहे हैं थोड़ा स्लो होता है ये, इसलिए आपको कैटलिस्ट थोड़ा हेवी रखना पड़ेगा और इसीलिए आपको बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपने देख लिया कि एसिड हैलाइड से अगर एल्डिहाइड बनाना है, यानी हैलोजन को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ना है, और अगर हाइड्रोजन हैलोजन यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हटाकर हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है। इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप इसका रिडक्शन कर सकते हैं। अगर हमने पहले वाला का इस्तेमाल किया है तो ये थोड़ा कमजोर है, इसलिए हमको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन गैस के साथ। तो निकिल या प्लैटिनम या पैलेडियम के साथ इन तीनों में से कोई एक लेना है, और साथ में बेरियम सल्फेट का भी इस्तेमाल करना है। बेरियम सल्फेट क्या पढ़ते हैं, बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। इस तरह के रिडक्शन को कहा जाता है रोजेनमंड रिडक्शन। यानी रोजेनमंड रिडक्शन पूछा जाएगा आपसे कि क्या होता है, तो आप कहेंगे एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने की प्रक्रिया को रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। चलो इसको नोट डाउन करो सारी बातों को, एग्जाम्पल करते हैं। इसके बाद ये सारा चीज लिखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख लीजिएगा, रिडक्शन का मतलब भी लिखिएगा, इस रिएक्शन को लिखिएगा, और इसको भी अलग से हाईलाइट करके दो अलग कलर पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ क्लोरीन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। इसको बॉक्स में समझाइएगा जैसे सर समझाए हैं, ताकि आपको समझने के दौरान, पढ़ने के दौरान आसानी हो। बहुत आसान चैप्टर है, बस खाली ध्यान समझिए ना। अभी टाइम लग रहा है एक बार समझने में, एक बार समझ जाएंगे बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए। आप ये मत सोचिए टाइम वेस्ट हो रहा है, पढ़ रहे हैं यहाँ ध्यान है, अरे यार वो करना है डेरिवेशन, अरे यार प्रैक्टिकल फाइल लिखना है, अरे यार खाना। आप पहले सब काम पहले कर लीजिए, फ्री माइंड से पढ़िए, एक जगह पर फोकस बनाए रखिए। ये नहीं कि यहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है, वहाँ भी करना है, ऐसा नहीं। एक जगह पे एक काम करिए, अच्छे से करिए, बेस्ट दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके प्रकार एग्जाम्पल लेते हैं। यहां से मान लीजिए आपके पास कहीं लिखा हुआ है CH3COCl, तो यहां पर हम क्या डालेंगे, H2 डालेंगे और साथ में क्या डालेंगे, निकल। हटाओ, कोई एक ही कैटलिस्ट डालो। सपोज हमने यहां डाल दिया पैलेडियम, हमने यहां पे डाल दिया पैलेडियम और कैटलिस्ट ले लिया बेरियम सल्फेट। इसको कहा जाता है रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, यहां रिडक्शन हो रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ जहां Cl था वहां पे H आ जाएगा, है ना, और दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस्तेमाल हुआ है, तो एक हाइड्रोजन और क्लोरीन बनकर HCl बनकर बाहर हो जाएगा। ये दो कार्बन था, इसलिए इसका नाम था इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल नहीं बोलना है, कार्बोनिल लगा है तो OYL लगाना है। इथेनॉइल सही पढ़िएगा तो सही समझिएगा। या इसका दूसरा नाम होता है एसिटाइल क्लोराइड, ये कॉमन नेम है। एसिटाइल क्लोराइड कॉमन नेम है, जबकि इसका IUPAC नेम है इथेनॉइल क्लोराइड। और ये दो कार्बन का एल्डिहाइड है, इसलिए इसका नाम है इथेनॉल। इसी का दूसरा नाम अगर कॉमन नेम पूछा जाए तो हम कहेंगे एसिटल्डिहाइड। क्या कहेंगे इसको, एसिटल्डिहाइड।
समझ रहे हैं? इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है बेंजीन रिंग है, सपोज दैट, उस पर भी ये काम करेगा। COOCl, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। बेंजाइल नहीं बोलना है, बेंजाइलिक कार्बन थोड़े है ये। जो कार्बन बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, पर बेंजाइलिक कार्बन में कार्बोनिल लगा है, इसलिए इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजोइल क्लोराइड। और इसमें क्या करेंगे? डाल देंगे हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम कैटलिस्ट, बेरियम सल्फेट कैटलिस्ट, दोनों का पेयर बना के डालेंगे। ऐसा करने से बेंजीन रिंग के पास C डबल बॉन्ड O के साथ जहां Cl था वहां H हो जाएगा, और इसी को एक साथ अगर मिलाकर लिखा जाए तो इसको बेंजल्डिहाइड कहेंगे। ये वाला नहीं समझे सर? अरे भैया इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या? CHO नहीं लिख सकते हैं? बेंजीन में CHO लगा है तो बेंजल्डिहाइड नहीं कहोगे, इसी को तो बेंजल्डिहाइड कहते हैं। और साथ में क्या बाहर हो जाएगा? HCl बाहर हो जाएगा। क्लियर है? नोट डाउन करो। ठीक है, तो एसिड हैलाइड से बनाना बहुत आसान है, यानी रिडक्शन करना है। इसी प्रकार से दूसरा होता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। रोमन में दूसरा नंबर डालेंगे और लिखेंगे फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। नाइट्राइल से भी एल्डिहाइड बन सकता है और एस्टर से भी बन सकता है। डालिए, हेडिंग दीजिए, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या है, कॉमन सेंस लगाइएगा। यहां पे भी कैसे बनेगा सर? तो बाई रिडक्शन बनेगा। कैसे बनेगा? बाई रिडक्शन। और रिडक्शन करने के लिए इनमें से जितना भी रिड्यूसिंग एजेंट बताया गया है आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक है बेस्ट रिएजेंट, बेस्ट रिजल्ट के लिए अगर नाइट्राइल का रिडक्शन करना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं डाइबल H का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी अगर नाइट्राइल का रिडक्शन करना हो तो बेस्ट रिएजेंट, बेस्ट रिजल्ट के लिए इनमें किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं है, कोई काट भी नहीं सकता है, कोई गलत नहीं कर सकता है, आंसर आएगा, रिजल्ट मिलेगा। पर प्रॉपर और बेस्ट रिजल्ट के लिए हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो अगर हमारे पास बाई रिडक्शन विथ, इसमें रिडक्शन किससे करेंगे? डाइबल H के साथ रिडक्शन करेंगे, और इसके बाद हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ेगा, और इस रिडक्शन को कहा जाता है स्टीफेन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन कहा जाता है? स्टीफेन रिडक्शन। नाम भी लिखते जाइएगा ताकि पूछे कि स्टीफेन रिडक्शन में कौन सा बेस्ट रिएजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए स्टीफेन रिडक्शन किस लिए होता है। तो नाइट्राइल के रिडक्शन के लिए क्या बनता है? तो एल्डिहाइड बनता है। अब आपको नाइट्राइल ही नहीं पता है कि साला नाइट्राइल होता क्या है, तो नाइट्राइल को साइनाइड कहते हैं। RCN कहीं लिखा है, इसका मतलब इसी को साइनाइड या इसी को नाइट्राइल कहते हैं। इस प्रकार से इसको खोल कर लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, इसी को बच्चों नाइट्राइल कहा जाता है प्यारे, या इसी को साइनाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CYA, साइनाइड कहा जाता है, या नाइट्राइल कहा जाता है। तो परेशान नहीं होना है। अब कॉमन सेंस लगाइए, देखिए क्या करना है। आपके पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसका आपको करना है रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए क्या डालने बोला सर ने? कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाल दो। डाइबल H हमने डाल दिया, यानी रिडक्शन कर रहे हैं। रिडक्शन मतलब सर, रिडक्शन का मतलब सर ने क्या बताया? या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर क्या करना है, यहां पर पाई बॉन्ड है, तो यहां पर देखो 3 बॉन्ड है ना कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो 3 बॉन्ड जो है उसमें से ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, और नीचे वाला जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, बीच वाला सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड हट जाएगा, और जैसे ही पाई बॉन्ड हटेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, RCN। अब देखो कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड बनाना रहता है और नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना रहता है। अभी देखो तो यहां पर तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा था, एक बायां और 3 दाहिना नाइट्रोजन के साथ। लेकिन आप देखो 2 पाई बॉन्ड अगर टूट गया, पीला वाला ब्रेक हो गया, तो 2 बॉन्ड टूटने से कार्बन का 2 बॉन्ड कम हो गया, उसकी 2 वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई। तो उसकी भरपाई कैसे करेगा? अच्छा, नाइट्रोजन की देखो, नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड बर्बाद हुआ है, इसका मतलब इसको क्षतिपूर्ति यानी डैमेज कंट्रोल कैसे करेगा? तो एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन इस पे जुड़ जाएगा, और क्या बन गया? RCH2NH2। इसको ऐसे मत समझो, इसको एक और तरीके से समझो, थोड़ा और आसान बनाते हैं इसको। रुको, बेहतर और बेहतर। अभी 2 पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं, एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करते हैं, और आसान समझा सकते हैं इसको। देखिए
देखो आपके पास है आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, एकदम मस्त बनेगा, सबसे आसान। यहां पे डाल दीजिए डाइबल एच, डाई आइसो। अच्छा, कभी कभी किताब में या कहीं क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा रहेगा तो परेशान मत होइएगा, IBU2ALH ऐसा लिखा रहेगा तो परेशान मत होना। इसी को ऐसा लिखा रह सकता है, 2 का मतलब है डाई, आई का मतलब है आइसो, BU का मतलब है ब्यूटाइल, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके पास हाइड्रोजन है, ये जरूरत पड़ने पर हाइड्रोजन दूसरे को दे सकता है, दूसरे में हाइड्रोजन जुड़वा सकता है, और जो दूसरे में हाइड्रोजन ऐड करवा सकता है, यानी जो दूसरे को रिडक्शन करवा सकता है, उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 2 पाई बॉन्ड में से 1 पाई बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। ये इसके पास एक हाइड्रोजन है मान लो, याद रखने के लिए 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो 1 पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा, RC डबल बॉन्ड N। अब दोनों का एक एक बॉन्ड बर्बाद हुआ है, तो एक हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पर आ जाएगा। अब देखो तो लगता है आप मंजिल के करीब हैं। आपको बनाना क्या है, एल्डिहाइड। सोचो प्यारे, बनाना ये है, RC डबल बॉन्ड OH बनाना है। और आप देखो आप इसका जुगाड़ कर लिए हो, जो बॉक्स में डालें इसका जुगाड़ हो गया है, R के साथ C, C के साथ H का जुगाड़ हो गया है, और डबल बॉन्ड का भी जुगाड़ हो गया है। नहीं, अब सिर्फ अगर ये वाला पार्ट को टर्मिनेट कर दिया जाए और इस पार्ट के बदले ऑक्सीजन जोड़ दिया जाए तो बस मजा आ जाएगा। और कभी भी ऑक्सीजन जोड़ना हो या हाइड्रोजन जोड़ना हो या OH जोड़ना हो, ऐसे समझो, H+ कभी जोड़ना हो, O- जोड़ना हो या OH जोड़ना हो, तो हमेशा हाइड्रोलिसिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हाइड्रोलिसिस। तो कभी भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के बाद जो भी पार्ट है इसको हटाना हो, ये पार्ट को हटाकर इसके बदले ऑक्सीजन जोड़ना हो, तो अगला स्टेप में हाइड्रोलिसिस किया जाता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब एसिड और वाटर। यही चीज को कभी कभी क्वेश्चन पेपर पे ऐसा लिख देगा तो परेशान मत होना। H2O और वाटर मिलकर H3O+ बनाता है, इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड, उसी को हम अरेंज करके लिख रहे हैं, परेशान मत होना, H, और ये बन गया आपके पास एल्डिहाइड। बाई प्रोडक्ट भी बना पर उसको दिखाने की, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी 2 स्टेप में बनेगा। पहला स्टेप में आपके पास जो नाइट्राइल है उसका आपको क्या करना है, रिडक्शन कर देना है। यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस रिडक्शन को क्या कहते हैं, स्टीफेन रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन हो रहा है, स्टीफेन रिडक्शन हो रहा है। और दूसरा स्टेप में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है ना। तो हाइड्रोलिसिस करते ही वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनकर बाहर हो जाएगा। बाई प्रोडक्ट भी बनेगा बट नो नीड टू राइट बाई प्रोडक्ट। तो नाइट्राइल के रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाएंगे। नोट डाउन करिए, 2 स्टेप याद रखिएगा स्टीफेन रिडक्शन में, पहला रिडक्शन, दूसरा हाइड्रोलिसिस। और स्टीफेन रिडक्शन में जो रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं बेस्ट के लिए, वो क्या है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, इसका पूरा नाम लिख दें क्या, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका पूरा नाम है प्यारे। डाइबल एच का फुल फॉर्म ये है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। 2 कार्बन है इसको मिलाकर, इसलिए इथेन, और इसमें नाइट्राइल लगा हुआ है इसलिए इसका नाम है इथेन नाइट्राइल, या इसको एसिटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं। और ऐसा करने से पहला स्टेप में क्या करना है, डाइबल H डाल देना है। और जैसे ही डाइबल H डालेंगे वैसे ही CH3C डबल बॉन्ड N हो जाएगा। और एक बॉन्ड टूटने से कार्बन का भी एक बॉन्ड बर्बाद होगा और हाइड्रोजन का भी एक बॉन्ड बर्बाद होगा। ये मत सोचना कि यार इसके पास तो 1 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन कैसे दे रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंस नहीं किया जाता है। आप पानी पिए इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल थोड़े पिए, आप पानी पीने का मतलब है लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल पिए। तो जब हम इसमें डाइबल H डाल रहे हैं तो उसका 1 मॉलिक्यूल गिन के तो नहीं डाले हैं, उसमें कुछ टुकड़ा डाले हैं, इसका कुछ अमाउंट डाले हैं, 10 ml 20 ml 5 ग्राम 10 ग्राम, तो उसमें तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है ना। तो उसकी चिंता मत करना कि यहाँ 1 हाइड्रोजन है तो 2 कैसे आ गया, वो मत देखो, आप प्रोसेस देखिए। दूसरा स्टेप में क्या करना है, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप हाइड्रोलिसिस करना है। इस स्टेप को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर और एसिड के प्रेजेंस में होता है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड N जो था वो O हो जाएगा और H हो जाएगा, जैसे है वैसे ही।
इसी को हम ऑर्गेनाइज करके अगर लिखें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच और 2 कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड या इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा इसका नाम? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल से इथेनॉल बनाना है तो कैसे बनेगा? एक बात और ध्यान देना, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है साइनोबेंजीन, यानी बेंजीन रिंग में CN लगा हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये बेंजीन रिंग है, इसको कहा जाता है साइनोबेंजीन। बेंजीन में साइनाइड लगा हुआ है, साइनोबेंजीन। 2 स्टेप को एक ही स्टेप में अगर दिखाना चाहते हैं तो पहला बार में 1 लिख दीजिए और लिखिए डाइबल H, और दूसरा स्टेप में हाइड्रोलिसिस लिखिए और दोनों के स्टेप को एक ही बार दिखाइए और डायरेक्ट यहाँ पर आप दिखा दीजिए बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड OH और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्ट साइनोबेंजीन टू बेंजल्डिहाइड, तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। साइनोबेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो या तो 2 स्टेप ऐसे दिखाइए या 2 स्टेप को समराइज करके शॉर्ट में दिखाना चाहते हैं तो 1 और 2 नंबरिंग करके दिखा सकते हैं। ये 1 और 2 रिएजेंट का नाम है अलग अलग स्टेप के लिए। तो स्टेप 1 में डाइबल H, स्टेप 2 में हाइड्रोलिसिस। नोट डाउन करिए। यहां से एक बात हम और समझाना चाहेंगे, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा और आपको परेशान हो जाइएगा। क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया क्लोरोबेंजीन, मान लीजिए आपको सवाल दिया क्लोरोबेंजीन आपके पास है और क्लोरोबेंजीन से बनाना है फिनाइल इथेना चलो बेंजल्डिहाइड, सपोज ये बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है, यानी कि आपके पास क्या है? क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन दे दिया है और इससे आपको बनाने बोला है बेंजल्डिहाइड। तो कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड OH, ये कैसे बनेगा? परेशान हो जाएंगे आप, आपको समझ में नहीं आएगा साला करें तो करें क्या। अरे कभी भी Cl दिखाई दे तो एक बात समझ लेना प्यारे, कभी भी क्लोरीन को रिप्लेस करना हो साइनाइड से तो इसको पहला स्टेप में ट्रीट कर दो KCN के साथ। पोटा कार्बन चेन कभी भी इंट्रोड्यूस करना हो तो KCN के साथ ट्रीट कर देना। ऐसा करने से यहाँ हो जाएगा CN, यानी CN का मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ का K और Cl क्या बन जाएगा? KCl बन जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में फिर क्या कर देना? पहला स्टेप में इसको कर देना डाइबल H, अब बन जाएगा ना। पहला स्टेप में डाइबल H और दूसरा स्टेप में क्या करना है? हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा। तो दोनों स्टेप कर दीजिएगा, बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड। हो जाएगा। तो क्या करना है? डाइबल H और दूसरा में हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा। तो ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा प्यारे? CHO आ जाएगा और ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन से बना, अभी टेस्ट में दिए थे ये वाला टेस्ट सीरीज में, CBSE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ समथिंग लाइक दैट ऐसा ही था। अब बहुत सारे बच्चे लोग नहीं बना पाया, कुछ बच्चे बनाए हैं तो बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाए। वो सोच नहीं पाते हैं, कभी भी कार्बन चेन घुसाना हो, बढ़ाना हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अगर खासकर हैलोजन से चेंज करना हो तो एकदम ये एकदम दिमाग में सेट करो। एकदम देखो कितना अच्छा चीज़ है, साइनाइड लगाकर आप कार्बन चेन बढ़ाएंगे और डायरेक्ट डिडक्शन कर देंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, क्लोरोबेंजीन से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलो एक तरीका और है, इसको कहते हैं स्टीफन रिडक्शन। 2 चीज़ से हमने सीखा, फ्रॉम एसाइल हैलाइड सीख लिए, उसके बाद हमने क्या सीखा? फ्रॉम नाइट्राइल। अभी एस्टर बाकी है। चलो देखो एस्टर से कैसे बनाते हैं। एस्टर पहले होता क्या है ये समझ तो लें, यही तो नहीं पता आपको। फ्रॉम एस्टर क्या होता है? देखिए CH3, C डबल बॉन्ड O, O और O के साथ अगर H लगा हुआ है तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं।
लेकिन अगर मान लीजिए CH3 इसी कंपाउंड में O के साथ जहां हाइड्रोजन है वहां अगर कार्बन लग जाए, है ना, तो यही कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या होगा सर, मन में प्रश्न आया, इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम तो सर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए नाम इसका एसिटिक एसिड, या इसका नाम इथेनोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा सर? तो सबसे पहले ये इसको कहते हैं ब्रांच, कहते हैं इस पार्ट को। तो पहले इसका नाम लिखना है, ये 1 कार्बन का है इसलिए इसको बोलेंगे मिथाइल, और इधर 2 कार्बन है, 2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ, बाकी पोर्शन जो बच गया 2 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए इथेन, और लास्ट में जोड़ना है एस्टर के लिए OH। अगर ये 3 कार्बन रहता, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, तो बोलते प्रोपेनोएट। 4 कार्बन रहता तो बोलते ब्यूटेनोएट, इसको मिलाकर 4 कार्बन, इसको मिलाकर 3 कार्बन, इसको मिलाकर 2 कार्बन है इसलिए OH लगाते हैं। पहले इसको लिखेंगे, ऑक्सीजन के पहले जो है, अगर 2 कार्बन इधर रहता तो इथाइल बोलते, 3 रहता तो प्रोपाइल बोलते। तो इधर जो है ये पार्ट ब्रांच कहलाता है, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ये पार्ट पेरेंट चेन कहलाएगा। इसलिए इसका नाम अगर हमसे पूछा जाए इसका नाम क्या होगा सर, तो हम कहेंगे इसका नाम होगा मिथाइल इथेनोएट। और जिस प्रकार नाइट्राइल का रिडक्शन करते हैं उसी प्रकार इसके रिडक्शन से भी बनता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड हटेगा, और जैसे ही आप इसमें डाइबल H डालेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे, तो डाइबल H डालते ही ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन पर भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। देखो कैसा दिखेगा, सोचो, दिमाग लगाओ जरा। CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस प्रकार से, ठीक। और दूसरा पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, दूसरा पार्ट जो बचा हुआ पार्ट है, प्लस एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, जो बाकी बचा हुआ पार्ट है। क्या बचा हुआ पार्ट है? OCH3। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके साथ एक बार हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इसके साथ एक बार हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और जैसे ही इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो एक तरफ कार्बोनिल के हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन, तो ये एल्डिहाइड बन गया। तो ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड, या इसी का नाम इथेनॉल है, और ये 1 कार्बन का एल्कोहल बन गया, इसलिए इसका नाम मिथेनॉल है। तो कभी भी एस्टर का इसमें हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है, जैसे नाइट्राइल के लिए रिडक्शन करके हाइड्रोलिसिस करते थे ना, यहां पर खाली हाइड्रोलिसिस करने की जरूरत नहीं है, यहां रिडक्शन बस खाली एक ही स्टेप में काम बन जाएगा, ओनली इन सिंगल स्टेप। तो पहले पता होना चाहिए एस्टर होता क्या है, सारा बात को लिखिए, सारा बात लिखिए। अब एक तरीका बच गया, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नोट डाउन करो इसको, स्क्रीनशॉट लो। चलो देखो, अब तीसरा नंबर डालेंगे रोमन में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहला पढ़े फ्रॉम एसाइल हैलाइड, दूसरा पढ़े फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। एक को हमने कहा था रोजेनमंड रिडक्शन, वहां भी रिडक्शन हुआ था। दूसरे को हमने कहा स्टीफेन रिडक्शन, वहां भी रिडक्शन हो रहा था। तीसरा आपके पास है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब बेंजीन से भी बना सकते हैं और टॉल्यून से भी बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब बेंजीन एंड टॉल्यून। तो टॉल्यून से बना के दिखाते हैं आपको बेंजल्डिहाइड, और बेंजीन से भी बना के दिखाते हैं बेंजल्डिहाइड। देखो कैसे बनेगा, सबसे पहले टॉल्यून से बना के दिखाते हैं, फ्रॉम टॉल्यून। अब आप टॉल्यून ही नहीं जानते हैं क्या होता है, अरे बच्चों टॉल्यून को मिथाइल बेंजीन कहा जाता है। मिथाइल बेंजीन का ही दूसरा नाम टॉल्यून है, ठीक है। यानी अगर बेंजीन रिंग पर अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको कहा जाता है टॉल्यून। अब कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हारे पास है ये और तुमको बनाना क्या है, ये थोड़ा दिमाग लगाओ। CHO करना क्या होगा तुम सोचो, इसमें और इसमें क्या फर्क दिख रहा है वो देखो, दिमाग लगाओगे क्वेश्चन पा जाओगे। यहां पर 3 हाइड्रोजन लगा है बेंजाइलिक कार्बन से। बेंजाइलिक कार्बन, बेंजीन रिंग के जस्ट बाहर जो पहला कार्बन होता है उसको बेंजाइलिक कार्बन कहते हैं, और बेंजाइलिक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहां पर 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है और यहां पर एक ही बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन हटा है और उसके बदले एक ऑक्सीजन जुड़ा है। अरे सर, ये तो हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया,
यानी अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो बन जाएगा सर, एग्जैक्टली बन जाएगा। यानी इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन ही करना है, अरे ऑक्सीजन जोड़ना है, हाइड्रोजन हटाना है, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं करना है। तो इसका अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया जाए। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने के लिए रिएजेंट डालेंगे CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको, क्रोमाइल क्लोराइड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4, K2Cr2O7, ये सब भी CrO3, अरे जोन्स रिएजेंट CrO3 प्लस H2SO4। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, बट क्रोमियम वाला जो लेते हैं इसको कहते हैं एटार्ड रिएक्शन। पहला चीज ये लेना है, हाँ, और दूसरा स्टेप में क्या कर देना है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, और साथ में क्या करना है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना है सॉल्वेंट, या इसकी जगह पर आप चाहें तो वाटर, पोलर चाहे नॉन पोलर, कोई भी सॉल्वेंट ले सकते हैं। पोलर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप पोलर सॉल्वेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है, तो दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सॉल्वेंट होना चाहिए। पहला बार में क्या करना है, क्रोमाइल क्लोराइड से साथ ऑक्सीडाइज करना है, और दूसरा बार में इसको सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करना है। तो इसलिए आप नॉन पोलर सॉल्वेंट CCl4 या फिर वाटर, दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार ये जो बेंजाइलिक कार्बन है और यहाँ पर जो CHO आ जाता है, यहाँ पर हो क्या रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, 2 हाइड्रोजन हट रहा है। कल ले लीजिएगा, अभी कोई नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, बताओ ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अभी तुरंत तो बताए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब भाई साहब यहां पर दोनों चीज हो रहा है, मतलब आप समझिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किए हैं, इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। और ये जो रिएक्शन है ना प्यारे, दिस रिएक्शन, इसका स्पेसिफिक नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में हर साल पूछा गया है। दिस इज कॉल्ड एटार्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन क्या होता है, तो टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट एक स्टेप में बनाने की प्रक्रिया को, यानी डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से बनाने की प्रक्रिया को एटार्ड रिएक्शन कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप एटार्ड रिएक्शन अगर पूछा जाए तो दिमाग में रखना है। अच्छा, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको जरूर CBSE के प्रीवियस ईयर, स्टेट बोर्ड के प्रीवियस ईयर में एटार्ड रिएक्शन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसको VVI कर लीजिएगा। इसको इससे बनाने का एक और तरीका है, ये है मेथड 1। एक तरीका है डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दीजिए, मेथड 1 बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, है ना। मेथड 2 भी है। इससे अगर आपको ये याद नहीं आता है तो आप अपना जो कन्वेंशनल मेथड है उसका इस्तेमाल करके भी आप बना सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड से अगर ये एग्जाम में नहीं याद आया तो एक और मेथड बता रहे हैं, जितना आपको आता है उसके हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए। देखिए मेथड 2, टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक और तरीका हो सकता है जो कन्वेंशनल मेथड है। मेथड 1 क्या था, लिख दीजिएगा, बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको यहां पर, बाई ऑक्सीडेशन, बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, बाई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, है ना। ये एक मेथड था, मेथड 1। और मेथड 2 का नाम क्या है, बाई कन्वेंशनल मेथड, जो आपको जानते हैं, जितना आप कुछ नया नहीं सिखा रहे हैं, जो आप जानते हैं इसी का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। जुगाड़ कहते हैं जिसको, कन्वेंशनल मेथड से बनाया जा सकता है। कन्वेंशनल मेथड क्या है, देखिए आपके पास क्या है, बेंजीन रिंग पर CH3 लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें हमको हैलोजन जोड़ना है। अब याद करो, हैलोजन जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। और आपको बेंजाइलिक कार्बन पर हैलोजन जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। और अगर बेंजाइलिक कार्बन पर जोड़ना है तो हीट और लाइट की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कि खाली Cl2 और सनलाइट ले लेंगे तो काम हो जाएगा, ना 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 ना। Cl2 और सनलाइट लेंगे तब तो ऑर्थो और पारा पर जाकर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, क्लोरीन, या तो ऑर्थो पर या पारा पर हमको ऑर्थो पारा पर नहीं जोड़ना है, हमको बेंजाइलिक कार्बन पर जोड़ना है। इसीलिए हमको यहां पर हीट लेना पड़ेगा, हमको यहां पर लाइट लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो हीट और लाइट होता है
इसके प्रेजेंस में जो बेंजाइलिक कार्बन होता है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, बेंजाइलिक कार्बन पर जहां CH3 है वहां CH2 हो जाएगा। देखो ये कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना रखा है, इसमें अगर क्लोरीन जुड़ना है तो नहीं जुड़ पाएगा, 5 बॉन्ड थोड़े बना लेगा कार्बन। तो पहले यहां से हाइड्रोजन हटेगा और उस हाइड्रोजन के बदले क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन, और क्या बाहर हो जाएगा, प्लस HCl। अरे 2 क्लोरीन था ना प्यारे एक मॉलिक्यूल में, तो एक क्लोरीन जुड़ा और एक क्लोरीन बाहर हो गया। दूसरा, एक बार फिर से इसका हाइलोजिनेशन करिए, फिर से डेल्टा मतलब हीट होता है ना, क्लोरीन और हीट कीजिए, अभी भी इसमें एक और हाइड्रोजन हटाया जा सकता है। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, CH के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन फिर से हटा और फिर से एक। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ 2 क्लोरीन कैसे आ गया। अरे दोस्त, एक क्लोरीन पहले से था मेरे भाई, एक क्लोरीन तो इस पे हमने दोबारा हाइलोजिनेशन किया है, तो अभी CH2 था, CH हो गया, और उस एक हाइड्रोजन के बदले एक क्लोरीन जुड़ गया। अब एक क्लोरीन जो बचा सो और एक हाइड्रोजन जो बचा सो निकल गया। अब देखो हम मंजिल के बहुत करीब हैं, हमको क्या बनाना है, CHO बनाना है ना, C के साथ H और H के साथ O। इसको अगर हम खोल कर लिखे तो समझ में आपको आता है, C डबल बॉन्ड OH ऐसा लिखना है। तो अब आप समझिए, अगर यहां से दोनों क्लोरीन को हटा दिया जाए और 2 क्लोरीन हटेगा जैसे ही, तो कार्बन का कितना बॉन्ड बर्बाद हो जाएगा, 2 बॉन्ड बर्बाद होगा। तो उस 2 बॉन्ड को बर्बाद हो जाएगा, तो उसको भरपाई करने के लिए एक ऑक्सीजन पर्याप्त है कि नहीं है, अरे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे समझो इसको। अब अभी सर ने क्या सिखाया था, कभी O जोड़ना हो, H+ जोड़ना हो, OH जोड़ना हो, तो सर क्या सिखाए थे, हाइड्रोलिसिस करना है। तो अगला स्टेप में क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। और ऐसा हाइड्रोलिसिस करते ही बेंजीन रिंग पर CH के साथ जहां 2 क्लोरीन था, उन 2 क्लोरीन के बदले एक ऑक्सीजन आकर इस प्रकार से कार्बन ऑक्सीजन कनेक्ट होगा और इस प्रकार बेंजीन में एल्डिहाइड लग जाएगा, तो इसको हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड। तो अगर आपके पास टॉल्यून है तो टॉल्यून से अगर बेंजल्डिहाइड बनाना है तो हैलोजिनेशन और हाइड्रोलिसिस करके बना सकते हैं। आप इसमें एक स्टेप कम भी कर सकते थे, अगर यहाँ Cl2 के जगह 2Cl2 कर देते तो एक ही बार में यहाँ से आप डायरेक्ट, अगर आपको यहाँ से यहाँ आना है आप स्टेप बचा सकते थे। आप यहाँ अगर डायरेक्ट 2Cl2 कर देते और यहाँ हीट और लाइट कर देते, ठीक है, तो आप डायरेक्ट टॉल्यून से यहाँ आ जाते और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके एक स्टेप में भी बना सकते थे। पर मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप लिया है। और ध्यान रखिएगा, हीट और लाइट होगा, इसको कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। और जो बेंजाइलिक कार्बन होता है वो सेंसिटिव होता है टूवर्ड्स हीट एंड लाइट, इज सेंसिटिव, इसीलिए हीट और लाइट देना जरूरी है। अगर हीट और लाइट नहीं दीजिएगा तो जो क्लोरीन है वो क्लोरीन बेंजीन रिंग पर जाकर कहीं ऑर्थो और पारा पर जुड़ेगा, बेंजाइलिक कार्बन पर जाकर नहीं जुड़ेगा। अगर आपको बेंजाइलिक कार्बन पर कुछ जोड़ना हो तो फिर आपको हीट और लाइट देना कंपलसरी है। इस शब्द को समझिए, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस बात को। ये नहीं क्या होगा छूट गया, तो समझिए, उसका महत्व को समझिए, तब आपसे नहीं छूटेगा, और नहीं तो रटिएगा तो सब छूट जाएगा आपसे। ठीक है, तो अगर टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो एक तरीका यह है, इटार्ड रिएक्शन से डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दीजिए। एक तरीका क्या है कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, पहले हैलोजन जोड़िए, 2 हैलोजन जोड़ करके एक हटा करके एक ऑक्सीजन फिर जोड़ देना है। तो ऑक्सीजन जोड़ना है, हाइड्रोलिसिस करना है। ठीक है, तो ये हो गया टॉल्यून से बनाना। अब हम लोग सीखेंगे फ्रॉम केस बी, हाइड्रोकार्बन चल रहा है, तो हाइड्रोकार्बन में हेडिंग दिए थे फ्रॉम बेंजीन एंड टॉल्यून, टॉल्यून से हो गया। अब फ्रॉम बेंजीन से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन से बनाना है तो कोई बात नहीं, इससे भी बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक बात समझो, पहले दिमाग लगाओ थोड़ा, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इससे तुमको बनाना है बेंजल्डिहाइड, ये बनाना है। थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे क्या करें, कैसे यहां तक पहुंचा जाए। आप इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, इसमें बाहर रिंग के बाहर कोई कार्बन नहीं है, लेकिन यहां रिंग के बाहर कार्बन है। तो कभी भी रिंग के बाहर कार्बन जोड़ना हो, इसके लिए सिखाया गया है आपको, कभी भी बेंजीन रिंग में कार्बन जोड़ना हो मतलब एल्काइल ग्रुप जोड़ना है, और एल्काइल ग्रुप जोड़ने की प्रक्रिया को एल्काइलेशन कहा जाता है। इसी एल्काइलेशन को फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के नाम से भी आप जानते हैं। इसका मतलब यह है कि बेंजीन में एक्स्ट्रा कार्बन, कितना अच्छा चीज सीख रहे हैं आप।
अगर आप इसको एंजॉय कर पा रहे हैं तब ठीक है, नहीं तो फिर आपके लिए ये बोझ लग रहा होगा। ये बेंजीन रिंग में कभी भी एक्स्ट्रा कार्बन जोड़ना हो यानी अल्काइल ग्रुप जोड़ना हो, इसको अल्काइलेशन कहते हैं। अगर एक कार्बन जोड़ना है तो CH3Cl लेंगे। Cl क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा तब ना कार्बन जुड़ेगा। सब कॉर्नर पर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन ना है, ये क्या है, C6H6 ना है। हर कॉर्नर पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन न जुड़ा है, तो कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना न रखा है। अब जब तक यहां से हाइड्रोजन नहीं हटेगा तब तक कोई चीज जुड़ेगा कैसे? इसका मतलब यहां पर अब क्या करना है, यहां पर CH3 जुड़ जाएगा, और जैसे ही बेंजीन से ये टॉल्यून बन जाएगा फिर तो आप बना ही सकते हैं। अभी तुरंत तो बताए प्यारे, टॉल्यून से बनाना सिखाया गया ना। तो टॉल्यून से बनाने के लिए क्या करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर देना है, CrO2Cl2, और उसके बाद क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है, एटार्ड रिएक्शन लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। या फिर क्या करना है, 2Cl2 लेकर के हीट कर देना है, लाइट लगा देना है। ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर यहां पर क्या हो जाएगा, CH Cl Cl। उसके बाद अगला स्टेप में क्या कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है। ऐसा करने से बेंजीन रिंग पर क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया कि पहले बेंजीन से टॉल्यून बना लीजिए, और टॉल्यून का फिर जैसे अभी सिखाए हैं उसका इस्तेमाल करके बनाइए। परेशान नहीं होना है, ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो एक बेंजीन से पहले टॉल्यून बना लो, फिर यहाँ पे एटार्ड रिएक्शन लगा दो। ये हो गया एटार्ड रिएक्शन, और वो क्या हो गया, कन्वेंशनल मेथड। आपको जिसका इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका, एक और तरीका है, ये हो गया बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का, है ना। ये भी मेथड 1 है, इसका भी 2 मेथड है। एक मेथड तो ये हो गया मेथड 1, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है उसको देख लेते हैं, इसका नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मेथड 2 क्या है। मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, कॉमन सेंस लगाना है कि हमको यहां से बनाना है, CHO जोड़ना है, यानी बेंजीन में कार्बन जोड़ना है। तो कार्बन जोड़ना है तो या तो एक तरीका क्या बताया गया, पहले अल्काइलेशन कर लीजिए, उसके बाद हेलोजिनेशन करके हाइड्रोलिसिस कर लीजिए। अगर नहीं तो डायरेक्ट अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कोबाल्ट मत समझिएगा, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथ में क्या लेना है, HCl लेना है। क्या लेना है, HCl, और साथ में कैटलिस्ट लेना पड़ेगा, लिविस एसिड, AlCl3 FeCl3, साफ से लिखते हैं इसको, AlCl3 या FeCl3। ये जो आप ले रहे हैं नीचे, ये वाला कैटलिस्ट है, इसको कहते हैं लिविस एसिड। क्या कहते हैं, लिविस एसिड। बेंजीन में कभी कुछ जोड़ना हो तो यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, यहाँ से हाइड्रोजन बाहर करना है पहले, तो HCl लेंगे ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन HCl बनकर बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, HO और C, तो ये CHO इस प्रकार से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। और इस रिएक्शन को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड गैटरमैन कॉक रिएक्शन। सर गैटरमैन पहले भी पढ़े हैं, आप पढ़े हैं सैंडमेयर रिएक्शन के साथ गैटरमैन पढ़े हैं, पर वो गैटरमैन रिएक्शन था और इसका नाम है गैटरमैन कॉक रिएक्शन, है ना। तो इससे अगर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो डायरेक्ट तो गैटरमैन कॉक रिएक्शन, और अगर टॉल्यून से बनाना हो बेंजल्डिहाइड डायरेक्ट तो एटार्ड रिएक्शन। सीखिए, नोट डाउन करिए, समझिए बात को। यही सब चीज इस चैप्टर में पूछा जाएगा, और क्या पूछेगा, यही सब तो समझना है। इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब इसी को रिवाइज करना है बार बार, कि अगर टॉल्यून से बेंजल्डिहाइड बनाना है एक स्टेप में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है, इसको कहते हैं एटार्ड रिएक्शन। और अगर बेंजीन से बनाना है बेंजल्डिहाइड एक स्टेप में, इसको कहते हैं गैटरमैन कॉक रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि खाली यही एक तरीका है, एक तरीका यही बताया आपको, पहले अल्काइलेशन करके CH3 जोड़िए, या अगर आप अल्काइलेशन करके CH3 नहीं जोड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट जोड़ना चाहते हैं आप ये, तो फिर आप गैटरमैन कॉक लगाइए, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ले लीजिए। और इस प्रकार इतने तरीके से एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। 3 तरीके हमने पढ़े, फ्रॉम एसाइल हैलाइड रिडक्शन से रोजेनमन रिडक्शन, दूसरा फ्रॉम नाइट्राइल्स बाय स्टीफन रिडक्शन, एस्टर उसमें भी रिडक्शन, और तीसरा आपने पढ़ा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपने 2 रिएक्शन पढ़ा, एटार्ड रिएक्शन एंड गैटरमैन कॉक रिएक्शन। और इसी के साथ
आज की क्लास और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन दोनों यही समाप्त करेंगे बच्चों। अगली क्लास हमारी जब हो लगेगी तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कीटोन सीखेंगे, या एल्डिहाइड और कीटोन। और जब कीटोन का प्रिपरेशन सिखाएंगे उसके बाद देखिएगा दोनों को मर्ज कर देंगे, एकदम मस्त समझ में आ जाएगा। और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, फिर टेस्टिंग पढ़ लेंगे कुछ, है ना, कुछ केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डोल वगैरह पढ़ लेंगे, क्रॉस एल्डोल, कैनिज़ेरो, ये सब पढ़ेंगे, और कुछ टेस्टिंग पढ़ेंगे। मतलब और 3-4 क्लास चलेगा, खत्म हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, चलो नोट डाउन करो।